मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हर दिन मैंने आपसे कहा था कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर दिन मैं एक वीडियो ज़रूर डालूं अपने YouTube चैनल पे, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि ईश्वर की कृपा से मैं इसमें सफल हो रहा हूं और हर दिन एक वीडियो ज़रूर मैं डाल रहा हूं। और आज एक और बहुत बड़ा समाचार, जो कि बहुत, मैं कहूँगा कि बड़ा समाचार और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट में, जहां उनका गृह राज्य है, वहां पर यह घटना हुई है। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि इस घटना को लेकर के देश में उस तरह की ना तो कोई हलचल देखी गई, ना तो देश में कोई उस तरह का आक्रोश देखा गया जो कि होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जबकि घटना बहुत बड़ी थी। मित्रों गुजरात के अंदर कर्णावती, जिसको कि ऑफिशियल जिसका नेम आज भी अहमदाबाद है, और जिसका नाम कर्णावती करने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आज से 10-15 साल पहले किया था, लेकिन अभी तक वो नाम बदला नहीं। तो उस गुजरात के कर्णावती के अंदर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है कि एक हाई स्कूल का छात्र, एक हाई स्कूल का नाबालिग छात्र, जिसकी बहस हो गई थी एक मुस्लिम लड़के से, एक मुस्लिम सहपाठी से अपने एक हफ्ते पहले। और ये जो बहस थी ये इस बात पर हुई थी कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, जो भी उनका कुछ बहस हुई थी। एक हफ्ते बाद उस मुस्लिम लड़के ने, नाबालिग लड़के ने आकर के किसी धारदार चीज़ से, धारदार हथियार से, चाकुओं से घोंप घोंप करके, धारदार हथियार था, चाकू था या कन्फर्म नहीं कर सकते, पर धारदार हथियार से अपने ही सहपाठी को मार डाला। स्कूल की जो लापरवाही है वो तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आती है कि वो लड़का ऐसे ही पड़ा रहा, आधे घंटे तक तड़पता रहा, कोई उसको अस्पताल लेकर तक नहीं गया और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना को लेकर के वैसे तो आक्रोश पूरे अहमदाबाद में देखा गया, गुजरात में देखा गया। विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो निकलकर सड़कों पर आए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जब उस छात्र की जो सहपाठी था, जब उसकी शव यात्रा निकली तो उसमें हजारों लोगों की भीड़ नजर आई, सब कुछ नजर आया, लेकिन सरकार का एक्शन कहाँ नजर आया? एक्शन कहाँ नजर आया? क्या ये सिर्फ दो छात्रों के बीच में एक बहस और बहस के बाद गर्मा गर्मी और हत्या का मुद्दा नहीं है? आप इस पूरे मामले की जब गहराई में जाएंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि आखिर वो जो लड़का मरा, वो लड़का कौन था। वो छात्र एक सिंधी छात्र था, यानी वो सिंधी मूल का छात्र था, यानी वो सिंध जो आज पाकिस्तान में मिल चुका है, और वो सिंध जहां से कि हिंदुओं का पलायन हुआ था, यानी जिहाद से, विधर्मियों से और इन आताताइयों से बच करके जो लोग बेचारे भारत में शरण लेने आए थे, अब उन वही आताताई, वही नरभक्षी, वही विधर्मी, वही जिहादी मानसिकता के लोग आज फिर उन्हीं लोगों का, जिनके पुरखे बचकर आए थे पाकिस्तान से, अब वो भारत में मारे जा रहे हैं। एक सिंधी मूल का छात्र मारा गया है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और अब विपक्ष और सारे लोग क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ऐसे बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये कोई कम्युनल वायलेंस का मामला नहीं है। जब आज सवाल ये उठता है कि वही परिस्थितियां जो पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भारत के अंदर थी, जब पाकिस्तान बना तो भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, धीरे धीरे वो परिस्थितियां बनी। आज कहीं ना कहीं जैसे जैसे जिहादी तत्व तो यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं फिर से भारत उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सामने हमने एक बंटवारा किया, जब हमने एक बंटवारा किया और एक देश मुस्लिम बना, तो ईमानदारी की बात तो ये थी कि यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र बन जाता, लेकिन उसको ना बनाने का परिणाम ये हुआ कि आज एक बार फिर से ये देश एक बार फिर से एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है, जिस रास्ते में अभी तो सरकार हिंदुओं के पक्ष की सरकार है। अगर कहीं हिंदुओं के पक्ष की सरकार ना, कहीं इनके विरोधी सरकार आ गई कभी भविष्य में, और फिर ऐसी स्थितियां बनी रही, तो उस समय आप सोचिए हालात क्या होंगे। अंग्रेजों की सरकार थी,
उस वक्त देश का बंटवारा हो गया। वीर सावरकर नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो, लेकिन इन लोगों ने देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी और अंग्रेजों ने मिलकर कर दिया। मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और अंग्रेजों ने मिलकर देश का बंटवारा कर दिया, और उसके बाद भी यहाँ की कोई सुदृढ़ पक्की व्यवस्था नहीं की। इस देश के अंदर क्या होगा, और आज इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? एक सिंधी लड़के को चुकानी पड़ी, एक नाबालिग बच्चे को चुकानी पड़ी, जो कि जिसके पुरखे जो है, या जिन उनके सिंधियों के पुरखे, यहाँ सिंधी जो रह रहे हैं ज़्यादातर उनके जो पुरखे जो है पाकिस्तान से भागकर अपनी जान बचा करके सिंध प्रांत से आए थे यहाँ पे। आज हालत ये है। और जो लोग बार बार कहते हैं कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो ये बताओ कि फिर नोआखाली का वायलेंस लॉ एंड ऑर्डर था या क्या था? या फिर पाकिस्तान का जब बंटवारा, पाकिस्तान जब बंट रहा था या पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त देश के अंदर जो दंगे छिड़े हुए थे वो आखिर लॉ एंड ऑर्डर था या क्या था? या गृह युद्ध था? हम धीरे धीरे एक गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं। इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि न्यायपालिका को ये बात समझनी पड़ेगी, कार्यपालिका को ये बात समझनी पड़ेगी, व्यवस्थापिका को ये बात समझनी पड़ेगी, संविधान बनाने वालों को, संविधान पे का व्याख्या करने वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि देश धीरे धीरे एक गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसा 1947 के पहले 1920 में आप देखें जो खिलाफत मूवमेंट पूरा चला, उसके बाद जिस तरह धीरे देश के हालात बदलते हुए चले गए। इस सब अगर जो हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जिन्होंने एक कहते हैं कि एक इमैच्योर डिलीवरी की। आज़ादी मिली लेकिन एक इमैच्योर डिलीवरी हुई। अगर हमने उस वक्त अपने संविधान में हिंदू राष्ट्र की पक्की व्यवस्था की होती तो आज देश इस तरफ ना जा रहा होता, आज देश दोबारा एक बंटवारे की तरफ ना जा रहा होता जो लगातार जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामलों में आखिर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों इस तरह के मामलों में अगर इस तरह के मामलों में तुरंत फांसी की सजा हो। अब वो तो लड़का नाबालिग है जिसने मारा है, वो तो नाबालिग है, वो जाएगा वहाँ कहीं कारागार में जाकर के, जहाँ पे कहीं बाल सुधार गृह होता है, वहाँ वो सिलाई मशीन का काम सीख के चला आएगा और फिर अब क्राइम करेगा, फिर क्रिमिनल बनेगा, वो लोगों को डराएगा, ये तो हत्यारा है। समाज में ऐसे लोग खुलेआम घूमेंगे, सरेआम घूमेंगे। आखिर क्या हमारी न्यायपालिका इस जिहाद का जो पूरा एक षड्यंत्र हमारे देश के अंदर चल रहा है, जो जिहादी मानसिकता फल फूल रही है, उसके खिलाफ आखिर न्यायपालिका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है इस देश को बचाना? क्या ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? न्यायपालिका कहाँ है? आखिर वो संज्ञान क्यों नहीं लेती है? आखिर जब निकिता तोमर की हत्या हुई थी बल्लभगढ़ में, हरियाणा में, एक जिहादी ने सामने की घटना है, सीधे फौरन गोली मार दी। उसका किडनैप कर रहा था, नहीं आई तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती भाई न्यायपालिका? संज्ञान कब लिया जाएगा? इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान कब लिया जाएगा? सवाल बहुत बड़ा अपने आप में। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो अगर वो संज्ञान नहीं लेंगे तो सरकार क्या कर रही है? फिर ये जो पूरा जिहादी कल्चर फल फूल रहा है, आखिर ये कैसे हो रहा है? ये समझने वाली बात है ना। आखिर इसका जवाब कोई तो देगा ना कि एक सिंधी लड़का जिसके पुरखे पाकिस्तान से भागकर जान बचा के आए थे, आखिर वो आज, या उनकी जो कम्युनिटी है, आखिर वो कम्युनिटी आज टारगेट पे है। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, यही हुआ बांग्लादेश की मतुआ कम्युनिटी। पश्चिम बंगाल बटा आपका पूरा आपका बंगाल बटा, बंगदेश बटा। और इसके बाद क्या हुआ फिर? जो वहाँ के दलित थे, बतुआ समुदाय के लोग थे, वो यहाँ आए, भारत में आए, पश्चिम बंगाल में आके शरण ली। और फिर इसके बाद कितनी घटनाएं सामने आती हैं कि जब मतुआ समुदाय के जो हिंदू वहाँ के लोग हैं, उनको अगर आप देखें तो वो भी बेचारे जो है अब उनको भी सताया जा रहा है, वहाँ भी जिहाद से पीड़ित हो रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर। आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई तो लेगा? कांग्रेस पार्टी लेगी जिसने बंटवारे पर साइन किया है, या नहीं लेगी? इस तरह के कितने सवाल हैं, कितने सारे सवाल हैं। आज देखिए आप, नित्य इस देश के अंदर कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार इन पुरानी बातों को याद करने के लिए मजबूर कर देती हैं। आप याद कीजिए, अभी आज ये 2 दिन पुरानी घटना, अभी मध्य प्रदेश के अंदर कार्रवाई चल रही है। भोपाल में कोई मछली परिवार है और वो पूरा एक मुस्लिम परिवार है, और वो किस तरह के धंधे कर रहा था। मतलब वो ड्रग्स का धंधा कर रहा था, और ड्रग्स के धंधा करके वो पब में और लाउंज में राजस्थान से ड्रग मंगा करके उसको सप्लाई करता था। और इस ड्रग के चक्कर में वो हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और उनकी
उनको ड्रग दे करके, उनके साथ गलत हरकत करके, उनकी वीडियो बना करके, ब्लैकमेलिंग करके ये सब काम चल रहा था। उसके ऊपर आज 100 करोड़ की उनकी जो सारी उन्होंने संपत्ति बनाई हुई थी पूरी पूरी, उसमें एक 25 करोड़ का लगभग उनका एक कोठी थी, जिसकी की जो है 15,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई थी, और जिसमें एक पार्क भी था, एक उसमें स्विमिंग पूल भी था, गैराज था, जो 15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। इतने बड़े कोठी पर, जो 1990 में बनी थी, अवैध रूप से बनी थी और सरकारी ज़मीन पर बनी थी, उस पर सरकार ने अब शिकंजा कसते हुए भोपाल सरकार ने कार्रवाई की है, एमपी सरकार ने, और उसको तहस नहस कर दिया, बुलडोजर चला दिया है। लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है, सवाल ये उठता है कि 1990 से लेकर के आप 35-40 साल से ये काम चल रहा था। कितनी लड़कियां शिकार बनी होंगी। 1990 में अजमेर वाला कांड भी तो 1990 में हुआ था, लव जिहाद एंड गैंगरेप ब्लैकमेलिंग के सारे कांड वहाँ हुए थे। तब तो वीडियो बनते नहीं थे, तब तो फोटो खींची जाती थी। तो भाई इस देश में सरकार को जागना होगा। सरकार सो रही है, इस तरह सोने से काम नहीं चलेगा। आपको इस तरह की घटनाएं जब हमारे सामने आ रही हैं तो हमको कैसे इनको रोका जाए, इस पर आपको पूरी एक प्लानिंग के साथ काम करना होगा, और इसके साथ साथ हिंदुओं को भी जागरूक होना होगा। और ये जो गुजरात की घटना है, इस घटना के, ये तो घटना एक बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। यानी ये जो किताबें आप लिखते हैं ना, ये बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, लोग लिखते हैं, ये देखिए किताब है दंगों का इतिहास, ये शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय की लिखी किताब है, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से दंगे शुरू हुए थे पहले। तो उन्होंने बताया कि अकबर के समय में पहला दंगा हुआ था, इसका कहना है, इस किताब में उन्होंने लिखा है। ये जो गुजरात का मामला है, ये बुक किसी किताब में, अगर कोई किताब लिखी जाए तो उस किताब में लिखने लायक मामला है साहब। कि बताइए, एक परिवार या वो सिंधी लोग जो पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आए, अब यहाँ पे उनकी जान की हिफाजत नहीं है, या वो परिवार जो मथुआ समुदाय के लोग, या दलित लोग, या हिंदू लोग जो बांग्लादेश की ज़मीन, यानी कि जो उस समय के ढाका का जो था, वहाँ से भाग करके जो कोलकाता आए, पश्चिम बंगाल आए, उनकी जान महफूज नहीं है। सेम वही फिर जिहाद का कारण है। तो भैया हिंदुओं, आप लोगों ने, आपके पुरखों ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके, सावरकर को मजबूत ना करके, हिंदू महासभा को मजबूत ना करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने हाथ पैर काट लिए हैं, और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं कर भुगतना पड़ेगा। और अगर ये जब तक, बड़े दुख की बात ये है ना कि हमारे यहाँ तो क्या है, वो भाई महाराजा रणजीत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, भारत अथवा पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि पंजाब एक ऐसा सूबा रहा जिस पे कि, जो आज पाकिस्तान वाला पंजाब है, वो हमारे कब्जे में क्यों नहीं आज, क्योंकि वो ऐसा सूबा रहा जिस पर कि बहुत लंबे समय से इस्लामी सल्तनतों का कब्जा रहा, और बीच में 40-50 साल के लिए सिख हुकूमत आई, और रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह बहुत काबिल, बहुत ज़बरदस्त, दमदार, ताकतवर हमारे महाराज हुए। लेकिन दिक्कत की बात यह कि उन्होंने कहा कि सिखों ने पंजाब को अपने गिरफ्त में लगातार रखने के लिए वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। यानी कि वहाँ पे सभी जो मुसलमान थे पंजाब के अंदर, अगर सिख साम्राज्य जब था, या तो सब मुसलमानों को निकाल दिया होता वहाँ से उन्होंने पंजाब से, तब पंजाब आज सेफ होता, आज हमारे पास होता, या तो उन्होंने सबको कन्वर्ट किया होता तब हमारे पास होता। और मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता क्यों नहीं है। आप बोले दिलीप पांडे कट्टरपंथी है, दिलीप पांडे कट्टरपंथी नहीं है। दिलीप पांडे जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि ईरान की मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ। ईरान में पहले क्या था कि शिया भी थे, सुन्नी भी थे, दोनों 50-50% थे ईरान के अंदर। तो वहाँ पे रोज़ झगड़े हों, और चूंकि वहाँ का जो स्टेट का जो किंग था वो शिया था, तो रोज़ झगड़े हों वहाँ पे, और जो यहाँ जो ईरान के सुन्नी थे वो रोज़ साजिश करें, क्योंकि इराक में ज़्यादा सुन्नी थे। आखिरकार उसने एक फैसला लिया, ईरान के शाह ने, ये बहुत पहले की बात है ईरान के अंदर, उसने कहा कि अगली सुबह जब मैं उठूँगा तो सारे लोग शिया मुसलमान होने चाहिए, और जो सुन्नी मुसलमान है वो यहाँ से चले जाएँ। अगले दिन जब वो सुबह उठा, इसके बाद जब उसका आदेश लोगों ने सुना तो सब के सब शिया मुसलमान बन गए, सुन्नी वहाँ कम हो गए, और इसके बाद ईरान में आज शांति है। मतलब शांति का मतलब ये है कि शांति तो क्या, आज तो जो ये शांति वाला तो मजहब ही नहीं है, खैर क्या यहाँ शांति होगी। लेकिन उस ईरान के शिया मुसलमान बादशाह ने अपनी बादशाही बचा ली, अपने लोगों को बचा लिया। तो आपको भी अपने लोगों को बचाना है तो ज़रा माइंड क्लियर करके सोचना होगा, प्रैक्टिकल सोचना होगा, और सीधे सीधे बात करनी होगी। लाग लपेट वाली बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो को ज़रूर
अपनी टिप्पणी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।